जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सुबूही खान राष्ट्र जागरण अभियान की एक और आंखें खोलने वाली वीडियो लेकर आपके सामने आई हूँ। ये अहंकार नहीं है, ये मेरा विश्वास है। देखिए, हम लोग अक्सर भारत विरोधी मानसिकताओं के बारे में बात करते हैं। जो लोग मेरी वीडियो सुनते हैं, जो देखते हैं कि मैं अक्सर एंटी नेशनल्स का नाम लेती हूँ, 7 भारत विरोधी मानसिकताएं गिनवाती हूँ। उसमें से एक ऐसी भारत विरोधी मानसिकता है जो हम लोगों के घरों तक घुस चुकी है। घरों तक तो छोड़िए, हम लोगों की मानसिकता में घुस चुकी है। आज मुझे लगा कि मुझे उस भारत विरोधी मानसिकता के बारे में आप लोगों के साथ बात करनी चाहिए। ऐसे ही टहलते टहलते शाम में मन में ख्याल आया तो मैं हाजिर हुई हूँ। हालांकि ये विषय बहुत जटिल है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि हर विषय की तरह इसको जितनी सिंपल भाषा में आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ अपने सोशल मीडिया परिवार तक। देखिए, 7 भारत विरोधी मानसिकताएं जो भारत के खिलाफ सक्रिय तौर पे काम कर रही हैं, उसमें से एक भारत विरोधी मानसिकता है कॉरपोरेट माफिया, यानी कि बाजारवाद, कंज्यूमरिज्म। हम लोगों ने अक्सर ये नाम सुना होगा, उपभोक्तावाद। नाम सुना है मैंने भी। जब तक मैंने क्लैरिटी से इन चीज़ों को नहीं समझा था, तब तक नाम मैंने भी सुना था, लेकिन उसका असर क्या पड़ता है, किस तरह से ये लोग भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये समझ नहीं आता था। तो मैं इसको बहुत ही कम शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि बाजारवाद, उपभोक्तावाद या कंज्यूमरिज्म भी एक तरह की सत्ता है। भारत पे या कहिए विश्व पर राज करने के लिए एक ऐसी मानसिकता जो किसी भी कीमत पर उस सत्ता को खोना नहीं चाहती है। चाहे उनको इंसान को इंसान से लड़ाना पड़े, चाहे उनको देश को देश से लड़ाना पड़े, चाहे उनको मानवता तार तार करनी पड़े, लेकिन वो सत्ता हाथ से नहीं जानी चाहिए। और बहुत सारे कॉरपोरेट माफिया में अलग अलग सेगमेंट्स हैं। कुछ मेडिसिन माफिया हैं, वो लोग बीमारियां इजाद करवाते हैं। वो लोग, उनके लिए बस दवाइयां बिकनी चाहिए, अस्पताल चलने चाहिए, कोई मरता है सो मरे, उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देन वॉर माफिया हैं जो आर्म्स एंड अम्यूनिशंस बनाते हैं। वो उनकी हित इसी चीज़ में है कि आपस में देश लड़ें और वॉर्स हों, और जब जंग होगी तो उनके हथियार, आर्म्स एंड अम्यूनिशंस बिकेंगे। और जंग कब होगी? जब लोग आपस में लड़ेंगे, इंसान इंसान से लड़ेगा। और दूसरे तरह के भी गुड्स के कॉरपोरेट माफिया होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मेडिसिन एंड आर्म्स एंड अम्यूनिशन के हों। और ये तीनों भारत के खिलाफ क्यों काम कर रहे हैं, उसका भी मैं आपको रीज़न बताती हूँ। देखिए, जैसे मेडिसिन माफिया को अपना सबसे बड़ा दुश्मन भारत इसलिए नज़र आता है क्योंकि भारत बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज प्रकृति में ढूंढ लेता है। हम लोग बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज पेड़ पौधों में ढूंढ लेते हैं, कई बार जल में ढूंढ लेते हैं, पानी में ढूंढ लेते हैं, मिट्टी में ढूंढ लेते हैं, हवा में ढूंढ लेते हैं प्राणायाम करके। तो दवाइयों के दम पे जो सत्ता है वो भारतीय संस्कृति के रहते तक तो पूरे विश्व पे राज नहीं कर सकती। इस कारण मेडिसिन माफिया को या फार्मास्यूटिकल माफिया को अपना सबसे बड़ा दुश्मन भारत नजर आता है। वॉर माफिया को भी अपना दुश्मन भारत इसलिए नजर आता है क्योंकि भारत योग और अध्यात्म की बात करता है। भारत बोलता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। और आत्मा परमात्मा की बात करता है कि वो परमात्मा मेरे अंदर विराजमान है। हम आत्मा परमात्मा में भी फर्क नहीं करते हैं। तो हम लोग जातियों में, मजहब में या इंसान को इंसान से बांटना, इस तरह की चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं। तो अगर भारतीय संस्कृति प्रमोट होगी या भारत में भी अच्छे तरह से स्थापित होगी तो वॉर माफिया का तो बिजनेस ठप हो जाने वाला है। इस कारण भी वो लोग भारत के खिलाफ बहुत एक्टिवली काम करते हैं। अच्छा, दूसरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके जो माफिया हैं, उनका दुश्मन भारत क्यों है, ये मैं आपको बताती हूँ। हम लोग राष्ट्र जागरण अभियान में प्रवास करते करते पहुंचे लखनऊ, उत्तर प्रदेश। लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम था और इत्तेफाक से वो कार्यक्रम जियोलॉजी डिपार्टमेंट में था। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के जियोलॉजी डिपार्टमेंट के जो हेड हैं, उन्होंने हमें बताया कि पूरे विश्व की 99% प्रोडक्ट्स में, ध्यान से सुनिएगा, पूरी दुनिया में जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं और बिकते हैं उनमें 99% प्रोडक्ट्स में
जो भूगर्भ यानी ज़मीन के नीचे की जो चीज़ें हैं वो चाहिए होती हैं। हर प्रोडक्ट में वो डलता है। और जो चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रही थी उन्होंने हर चीज़ बताया, आपके पर्स में ये है, आपके पेन में ये है, आपके मोबाइल में ये है, आपने जो कपड़े पहने हैं उसमें ये है, आपने जो जूते पहने हैं उसमें ये है। भूगर्भ यानी कि जियोलॉजिस्ट्स की आवश्यकता होती है। और जियोलॉजिकली भारत इज़ द मोस्ट ब्लेस्ड कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड। प्रकृति ने पूरे दुनिया में किसी देश को प्राकृतिक तौर पे ऐसे नहीं नवाजा है जैसे हमें नवाजा है। तो पूरे विश्व में ग्लोबल जो ये कॉरपोरेट माफिया का पूरा एक तांडव चल रहा है सत्ता फैलाने के लिए अपनी या पैसा कमाने के लिए, वो भी भारत के पीछे इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि जियोलॉजिकली भूगर्भ के नीचे आज भी हमारे वो कहते हैं कि रिचनेस है। ऊपर का ठीक है, हमारे हम कहते हैं हम सोने की चिड़िया थे, हम आर्यवर्त थे। ऊपर का तो काफ़ी कुछ ले जाया जा चुका है, हीरे जवाहरात और मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो छोड़िए, प्रकृति के ऊपर की लेयर भी हमारी काफ़ी हद तक ख़राब करी जा चुकी है। लेकिन भूगर्भ में धरती के नीचे आज भी हम इतना ज़्यादा अमीर हैं कि पूरे विश्व की नज़रें हमारी तरफ हैं। इस कारण ये कॉरपोरेट माफिया भारत के खिलाफ एक्टिवली काम कर रहे हैं। और कंज्यूमरिज्म की जब हम बात करते हैं, मैंने देखिए मैं कितने टाइम से 7 भारत विरोधी मानसिकताओं से पूरे देश में जागरण कर रही हूँ। कॉरपोरेट माफिया के बारे में, उपभोक्तावाद के बारे में मैं लोगों को बता रही हूँ। लेकिन मैंने जब खुद मनन किया, मैंने देखा कि मेरा बेटा स्कूल जाता है तो उसको पेंसिल्स की ज़रूरत होती है। मैंने मनन किया, मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया, मैंने देखा कि मेरे घर में तकरीबन 40 पेंसिल होंगी। उसके लिए ले आए होंगे, कभी एक डब्बे में 10 पेंसिल होती हैं तो 4 डब्बे कभी ले आए होंगे, 40 पेंसिल। तो उसके बारे में मैंने सोचा कि सब कुछ पता होने के बावजूद मैं वो गलती कर रही हूँ कि उस पेंसिल में लेड भी लगी है, उस पेंसिल में लकड़ी भी है, उसके लिए कोई पेड़ भी कटा होगा। तो कहीं ना कहीं उपभोक्तावाद के उस विशिष्ट सर्कल में पड़ के और जाने अनजाने हम लोग उस एक अंधी दौड़ में, उस रैट रेस में खुद भी पड़ रहे हैं कि अपने आगे फ्यूचर के लिए हमें चीज़ें होनी चाहिए। पेंसिल कितनी बड़ी चीज़ें, सोचिए, छोटा सा उदाहरण कि पेंसिल ख़त्म हो जाएगी तो बच्चे को और ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या मुझे 40 पेंसिल्स की ज़रूरत है? लेकिन फिर भी वो गलती मुझसे हुई। जब हमें भूख लगती है तो हमें खाना मिल जाता है। एक बड़ी अच्छी जगह मैंने कोट पढ़ी थी कि बहुत ज़्यादा संचय करना, चीज़ों को बहुत ज़्यादा जोड़ के चलने का, ऐसा ही समझ लीजिए जैसे अपने पूरे शरीर पे सैंडविचेस टेप करके आप चल रहे हैं कि जब मुझे भूख लगेगी तो मैं खाऊंगा या खाऊंगी, वो सड़ जाएगा। तो देखिए, जिस वक्त जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो चीज़ अवेलेबल हो जाती है। हम लोग पता नहीं क्यों ये सोच के कि हमें मिलेगी नहीं, हमें घर से बाहर निकल के जाना ना पड़े, उसके चक्कर में हम लोग उपभोक्तावाद की साइकिल में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो वो एक ऐसी चीज़ है, और मैंने अपना उदाहरण आपको इसलिए दिया कि हमें डे टू डे लाइफ में, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये मनन, ये इंट्रोस्पेक्शन, ये सवाल अपने आप से बार बार करते रहना चाहिए कि हम कहीं उपभोक्तावाद में पढ़कर कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा तो नहीं दे रहे हैं, कहीं कॉरपोरेट माफिया जो एक हमारे देश के विरोधी, एक मानवता विरोधी एक मानसिकता है, कहीं हम उसका साथ तो नहीं दे रहे हैं। जैसे मैंने आपको पेंसिल का उदाहरण दिया, एक उदाहरण मैं आपको और देना चाहती हूँ, क्रेडिट कार्ड कल्चर। हमारे युवाओं को क्रेडिट कार्ड कल्चर में बिल्कुल धकेल दिया गया है। इतनी इनकम नहीं है जितनी वो शॉपिंग कर सकते हैं। एक कार्ड दे दिया गया है, स्वाइप कराएंगे, कुछ भी खरीद लेंगे। ईएमआई में पेमेंट करनी पड़ती है जी। ये नहीं बताया जाता कि उसमें इंटरेस्ट कितना लगता है। खरीदते वक्त जब आपके जेब से कैश पैसा नहीं जा रहा है तो आपको अंदाज़ा नहीं होता है कि आप अक्सर कई बार फालतू चीज़ें भी खरीद लेते हैं जिसकी आपको रियल लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं है। और उसका ना ही सिर्फ वो उपभोक्तावाद को बढ़ावा दे रही है, बल्कि उसका एक और नुकसान है कि भारत का युवा क्रेडिट कार्ड्स की ईएमआई देने में ही उसकी पूरा जीवन निकल जाता है। वो क्या समाज की समस्याएं समझेगा, वो क्या देश की समस्याएं समझेगा। आजकल क्रांतिकारी क्यों नहीं होते हैं देश में? आजकल बड़े बड़े सामाजिक कार्यकर्ता या सामाजिक लीडर्स क्यों नहीं निकल रहे हैं देश में? उसका कारण यही है कि युवा सारे कंज्यूमरिज्म में या क्रेडिट कार्ड कल्चर में धकेल दिए गए हैं। उनके पास समय ही नहीं है कि वो चीज़ों को समझें। फिर एक और चीज़ देखी हमने डे टू डे लाइफ में कि अक्सर हम खुश होने के लिए चीज़ें खरीदते हैं। कब परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। देखिए,
ये भी एक समय के बाद एक बीमारी बन जाती है। हमें ये लगता है कि हम कुछ खरीद लेंगे तो हम खुश हो जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। उस वक्त बहुत ही क्षणिक तौर पे, मोमेंटरी तौर पे हम शायद उस वक्त खुश हो जाएं, लेकिन फिर वही चीज़ हमें 1 2 3 दिन 4 दिन बाद बहुत नॉर्मल लगने लगती है और घर में कहीं पड़ी होती है। तो देखिए, ये हमें समझने की ज़रूरत है। इंट्रोस्पेक्ट बार बार डे टू डे लाइफ में करना पड़ेगा, बिकॉज ये वाली जो भारत विरोधी मानसिकता है ये हमारी साइकी में घुस चुकी है और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा हमें इससे निकलने के लिए, क्योंकि आदतें सबकी ख़राब हो चुकी हैं। फिर एक ब्रांड कल्चर ऐसा प्रमोट कर दिया गया है कि अगर आप XYZ ब्रांड की जीन्स पहनेंगे तो ही आप बहुत हैपनिंग है, अगर महिला इस कंपनी का हैंडबैग इस्तेमाल करेगी तो ही वो बहुत ज़्यादा हैपनिंग है या बहुत ज़्यादा मॉडर्न है। तो देखिए, हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि जब हम रियल सेंस में खुश होना जानेंगे, जब हम रियल सेंस में कॉन्फिडेंट होंगे अपने अंदर, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने किस ब्रांड की जीन्स पहनी है, हमने किस ब्रांड का पर्स इस्तेमाल किया है। आपकी पर्सनैलिटी ही आपके चेहरे से ही इतना तेज निकलेगा, आपकी वाणी इतनी ओजस्वी होगी, आपकी पर्सनैलिटी इतनी कॉन्फिडेंट होगी कि आप जो पहन लेंगे वो ब्रांड लगेगा। आप बिल्कुल एक बेसिक सा भी कुछ पहनकर निकलेंगे तो वो भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी से कॉन्फिडेंस ऊज आउट करेगा। तो देखिए, ये सारी चीज़ें इन टोटलिटी हमें समझने की ज़रूरत है। और अक्सर युवा इन चीज़ों में इसलिए भी भटक जाता है क्योंकि लक्ष्य नहीं है, कोई जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, कोई एम नहीं है, कोई मिशन नहीं है कि हमें ये करना है। जब हम अपना कोई लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और हम उसकी तरफ बिल्कुल कंप्लीटली डेडिकेटेड होते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने आखिरी बार शॉपिंग कब करी थी। शॉपिंग करने का समय नहीं मिलता है या शॉपिंग करने का ख्याल भी दिमाग में नहीं आता है, क्योंकि हम अपने लक्ष्य की तरफ ही इतना जो है डेडिकेटेड होते हैं कि वो फालतू की थॉट्स ही हमारे मन में नहीं आती हैं। तो देखिए, ये कंज्यूमरिज्म, बाजारवाद हमें किस तरह से खोखला कर रहा है, ये कुछ उदाहरण मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में बताने की कोशिश कर रही थी। और भारत क्यों विश्वगुरु था या भारत से क्यों ये लोग डरते हैं, वो भी मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूँ। देखिए, भारत में कोई भी चीज़ ऐसे ही जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट नहीं होती है। भारत की जितनी भी परंपराएं हैं, जितनी भी प्रैक्टिसेस, कस्टम्स, प्रिंसिपल्स हैं, या भारतीय संस्कृति की जो भी टीचिंग्स हैं, उसकी हर चीज़ के पीछे एक बहुत गहरा मैसेज होता है। जैसे हमें 4 आश्रम बताए जाते हैं। सबसे पहले ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ, गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ, वानप्रस्थ के बाद सन्यास। और ये मान के कि भाई एक व्यक्ति का 100 साल जीवन होता है, तो शुरू के 25 साल उसका ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य यानी विद्यार्जन का समय। उस 25 साल में वो सिर्फ और सिर्फ विद्या अर्जित करेगा, यानी कि ज्ञान। उस समय उसको कोई क्या पहनूं, मैं अच्छा दिखूं, या जैसे आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स, इवन शादियां भी 25 साल की उम्र तक नहीं होती थी। भारतीय संस्कृति में 25 साल तक की उम्र केवल और केवल विद्यार्जन के लिए होती थी। इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के कंज्यूमरिज्म का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं उठता है, उपभोक्तावाद का। और 25 साल के बाद 25 साल से 50 साल की उम्र तक होता था गृहस्थ आश्रम। अब इस गृहस्थ आश्रम में आप एक नॉर्मल जीवन में रहते हैं, आपकी जो भी अपने एक इंटीमेट रिलेशनशिप होती हैं अपने पार्टनर के साथ, जो हमारी फिजिकल नीड्स होती हैं, उन सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए गृहस्थ आश्रम होता है। आप घर कैसे चलाएंगे, किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, उसमें आप पैसा भी कमाएंगे, उस वक्त आपको अर्थ की, पैसों की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन केवल इन 25 सालों के लिए। जब आप 50 साल की उम्र के हो जाएंगे, यानी कि गृहस्थ आश्रम आपका कंप्लीट हो गया है, उसके बाद आपका शुरू होगा वानप्रस्थ। यानी कि अब आप रिश्ते, वो घर, वो जमा पूंजी, वो पैसा, वो सारी चीजें सब छोड़ देंगे। और अब आप वानप्रस्थ में घर से जुड़े रहते थे लोग, घर के बाहर ही कुटिया बना के रहना स्टार्ट कर देते थे, लेकिन डिटैच्ड हो जाते थे, वैराग्य हो जाता था रिश्तों से, चीजों से, या गृहस्थी से। तो उसमें भी आप देखिए लॉजिक था कि जब हमें गृहस्थ आश्रम में भी ये पता होता था कि हमें 25 साल ही तो ये घर चलाना है, 25 साल के बाद तो हमें वैसे भी वानप्रस्थ में जाना है, तो हम किसी गलत चीज़ के पीछे नहीं भागते थे। हम ज़बरदस्ती की चीज़ें संचय नहीं करते थे कि हमें जोड़ना है, हमें उपभोक्तावाद या कंज्यूमरिज्म के पीछे नहीं भागते थे, क्योंकि हमें जीवन के और गृहस्थ आश्रम के क्षणिक होने का भी एहसास होता था। 25 साल तक भी हम कुछ संचय नहीं करते थे, हमें सिर्फ विद्या अर्जित करनी है। गृहस्थ आश्रम में भी हम कुछ संचित नहीं करते थे कि 25 साल बाद हमें सब छोड़ ही देना है।
और वानप्रस्थ के 25 साल वानप्रस्थ के बाद फिर जब सन्यास की तैयारी होती थी वानप्रस्थ कि आप डिटैच हो रहे हैं चीजों से, धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, छोड़ना सीख रहे हैं, और 25 साल वानप्रस्थ के बाद फिर फाइनल 25 साल होते थे सन्यास के, जब आप दुनिया में रहते हुए भी दुनिया की हर चीज से डिटैच्ड हैं। तो देखिए ये चीजें कितना ज्यादा लॉजिकल है। हिंदू वे ऑफ इकोनॉमी, मैं कई बार बोलती हूँ, हम लोग 200-250 साल पहले तक पूरे विश्व की इकोनॉमी का 25% कंट्रीब्यूट हम करते थे, पूरे विश्व की जीडीपी अगर हम कहें आज की भाषा में। उसका कारण यही था कि संचय नहीं कर रहे हैं, जोड़ नहीं रहे हैं, चीजों पे कुंडली मार के बैठे नहीं है, तो जो भी पैसा होता था वो मार्केट में सर्कुलेट करता था। तो उस कारण इकोनॉमी भी अच्छे से रेगुलेट होती थी और ऑब्वियसली अर्थव्यवस्था पूरे देश की और पूरे विश्व की बहुत अच्छी चलती थी। देन भारतीय संस्कृति योग की बात करती है, तो योग में हम बात करते हैं कि भाई अपने अंदर खुशी ढूंढिए। योग में हम बात करते हैं कि हम आत्मा हैं। योग में हम सोचते हैं कि अपने अंदर जाइए, सवालों के जवाब अपने अंदर ढूंढिए। खुश रहने के लिए शॉपिंग करने की जरूरत नहीं है, आंख बंद करिए, मेडिटेट करिए, ध्यान करिए, प्राणायाम करिए, आपको आपके अंदर से ही बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हम बात करते हैं आत्मा की। हिंदू संस्कृति में अपने आप को हम शरीर नहीं मानते हैं, आत्मा मानते हैं। तो जब हम अपने आप को आत्मा मानते हैं तो हमें यह भी पता होता है कि शरीर तो टेम्परेरी है, शरीर कितने साल का है, कुछ सालों का है। और जब हम अपने आप को जब हम उस शरीर को टेम्पररी मानेंगे तो हम क्यों उस रेस में दौड़ेंगे कि हम ये भी जमा कर लें, हम वो भी जमा कर लें, हम सामान का ढेर जमा करके उसके नीचे दब जाएं, क्योंकि हमें पता होगा कि ये छूटना ही है हमसे। तो भारतीय संस्कृति के बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। भारतीय संस्कृति प्रकृति की बात करती है। भारतीय संस्कृति में भगवान मतलब भगवान, यानी कि भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। भारतीय संस्कृति में भगवान भी प्रकृति में ढूंढना बताया है। हम लोग भगवान को भी खुश करने के लिए उपभोक्तावाद में जाने लगे हैं, कंज्यूमरिज्म। मैंने कई बार देखा है लोग पूजा करते टाइम या कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस के समय भगवान के लिए ये चाहिए, भगवान के लिए ये चाहिए, भगवान के लिए ये चाहिए। रियली? तो देखिए हम लोग खुद भी सोचें कि क्या हम वाकई अपनी सनातन हिंदू भारतीय संस्कृति को समझ रहे हैं। भगवान मतलब प्रकृति। नदी के सामने, नहर के सामने, समुद्र के सामने जाकर बैठ जाइए, वो आवाज सुनिए प्रकृति की, आपको कुदरत की आवाज में भगवान दिखाई दे जाएगा। मैं आपको पर्सनली बता रही हूं, मैंने जीवन में पहली बार अगर भगवान की प्रेजेंस महसूस करी है तो वो तब जब मैंने केरल में पहली बार समुद्र देखा था। उस दिन मेरे लिटरली गूज़बम्स, रोंगटे खड़े हो गए थे कि जिसने इतना बड़ा समुद्र बनाया है वो खुद कितना बड़ा होगा, वो कितना व्यापक होगा, उसके अंदर कितनी समंजसता होगी, अपने हर व्यक्ति, हर विचारधारा, हर समाज, हर देश को अपने अंदर समा लेने की क्षमता होगी। तो देखिए भगवान भारतीय संस्कृति में प्रकृति से जोड़ के बताए जाते हैं, और जो हमें उदाहरण दिए जाते हैं, जैसे हमारे देवी देवताओं के वाहन जीव जंतु बताए जाते हैं, वो यही बताने के लिए कि प्रकृति। हमें बताया जाता है श्री कृष्ण के साथ गाय है, और शिव जी के साथ सांप है, गणेश जी के साथ चूहा है, माता के साथ शेर है। सिर्फ ये कि हाँ वो प्रकृति, यानी कि जमीन, जल, जंगल, जमीन, जानवर और जन। ये मेरे गुरुजी बोलते हैं, माननीय के.एन. गोविंदाचार्य जी। जल, जंगल, जमीन, जानवर और जन यानी मनुष्य, इन सबका समन्वय, इन सबका आपस में पारस्परिक सहयोग, आपस में मैत्री ही भारतीय हिंदू संस्कृति है। यही उदाहरण कि गोपाष्टमी से पहले गाय बैल की पूजा हमें करनी बताई जाती है, या धरती पे हल चलाने से पहले धरती की पूजा बताई जाती है, और पेड़ पौधों के पत्ते तोड़ने से पहले के भी मंत्र हुआ करते थे भारतीय संस्कृति में। एक उदाहरण और मेरे गुरुजी देते हैं, वो बताते हैं कि वो एक बार केदारनाथ गए, वहां पर पुजारी जी ब्रह्मकमल तोड़ रहे थे। तो वो ब्रह्मकमल तोड़ते समय वो कुछ अपने साथ चीनी और शहद ले गए। जब उनसे पूछा गया कि आप चीनी और शहद क्यों ले जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला जितने ब्रह्मकमल मैं तोड़ूंगा वो जिन जीव जंतुओं का भूख मिटाते, कुछ जीव जंतु फूल खाते हैं ना, कि वो उनकी भूख मिटाते, उनकी भूख का कारण मैं ना बनूं। अगर मैं प्रकृति से कुछ ले रहा हूं तो वो चीनी शहद में वहां डाल दूं ताकि वो जीव जंतु उनको खा लें। ये है भारतीय हिंदू संस्कृति, ये है भारतीय सनातन संस्कृति, और हम उसको भूल गए हैं। हम लोग चीजें तो इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको अपना उदाहरण दिया, 40 पेंसिल है मेरे घर में, उस 40 पेंसिल के लिए पेड़ कटे होंगे,
क्या मैं उन पेड़ों को प्लांट करने के लिए कोई इंतज़ाम कर रही हूँ, या मैं ये सोच रही हूँ कि मैं बस उपभोग करती रहूँ, चीज़ों को इस्तेमाल करती रहूँ, प्रकृति का शोषण करती रहूँ और प्रकृति बस मुझे देती रहेगी। तो देखिए, ये चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है कि क्यों भारत विश्वगुरु है, क्या मतलब है भारतीय संस्कृति का, कौन कौन हमारे दुश्मन है, क्यों वो हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। तो ये बाजारवाद, उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म हमारा बहुत बड़ा दुश्मन इसलिए है क्योंकि भारतीय संस्कृति के मूल में ही है प्रकृति से मैत्री। क्योंकि भारतीय संस्कृति आत्मा की बात करता है, भारतीय संस्कृति संचय की बात नहीं करती, भारतीय संस्कृति चीज़ों में, मटीरियलिस्टिक चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने की बात नहीं करती, अपने अंदर जाकर खुशियाँ ढूंढने की बात करती है। खुद सोचिए, क्या बाजारवाद आने के बाद या उपभोक्तावाद में पढ़ने के बाद क्या हमें खुशियाँ मिली हैं या बीमारियाँ मिली हैं? अपने दिल पर हाथ रख के सोचिएगा कि जब जैसे जैसे हमारे पास चीज़ें आती रहती हैं, और जितने भी संपन्न लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर अपने आप से सवाल करें कि जब हमारे पास और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा आने लगता है तो क्या हम वाकई सही मायने में खुश होते हैं, या हमें अलग अलग तरह की बीमारियाँ होती हैं, हमें एनजाइटी होती है, हमें डिप्रेशन होता है, हमें अलग अलग तरह के पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आ गए हैं समाज में, आप देखिए। और फिर वही कॉरपोरेट माफिया चल रहा है, क्योंकि एनजाइटी होगी तो दवाई, डिप्रेशन होगा तो दवाई, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होंगे तो अलग एक बिजनेस चल रहा है, दवाइयाँ चल रही हैं। तो हर चीज़ इन टोटलिटी अगर हम देखेंगे तो घूम फिर के वहीं आ जाती है भारतीय संस्कृति, जो ना ही सिर्फ भारत बल्कि विश्व की सारी समस्याओं का समाधान है। कभी किसी गरीब या जिंदगी से जूझते हुए, संघर्ष करते हुए व्यक्ति को नहीं देखिएगा आप डिप्रेशन, कभी नहीं होगा। कभी किसी मजदूर से मत सुनिएगा कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, क्योंकि डिप्रेशन, एंजाइटी, पर्सनालिटी डिसऑर्डर सब जो है ये संपन्नता की बीमारियां हैं। जितनी ज़्यादा ये उपभोक्तावाद की, रादर कंज्यूमरिज्म की बीमारियां हैं। और मनुष्य जो बना है, देखिए वो भारतीय संस्कृति जो हमें भगवत गीता कर्म करो कर्म करो कर्म करो सिखाती है, उसका भी पीछे यही कारण है कि मनुष्य बना ही कर्म करने और संघर्ष करने के लिए है। आप जितने भी सफल व्यक्तियों से मिलेंगे जिन्होंने लाइफ में कुछ अचीव किया है, वो आपको हमेशा यही बताएंगे कि यात्रा ज्यादा एंजॉय करी हमने, जब हमने वो चीज अचीव कर ली तब इतना मजा नहीं आया। मजा तो आया था वो अचीवमेंट तक पहुंचने की जो यात्रा थी, जो सफर था, उस संघर्ष में, उस कर्म में ही हमें मजा आता है। बिकॉज हम बने ही उस चीज के लिए, पसीना बहाने के लिए, संघर्ष करने के लिए, कर्म करने के लिए। उसमें हम अपने आप को रेलेवेंट फील करते हैं, उसमें हम उल्टी सीधी चीजों में खुशियां नहीं ढूंढते हैं, हमें उस संघर्ष में ही खुशी मिलती है, उस कर्म में खुशी मिलती है। लगता है कि हाँ, आज हमने कुछ किया है। इस चीज को भी मेरे गुरुजी बड़ी अच्छी लाइन एक बोलते हैं कि सफलता साधनों से नहीं, साधना से मिलती है। यानी सफलता साधनों से नहीं, संघर्ष से मिलती है। मैं उसमें अपनी और एक वर्ड जोड़ देती हूं कि खुशी भी साधनों से नहीं, संघर्ष से मिलती है, साधनों से नहीं, कर्म से मिलती है। तो मैं कुछ टिप्स अपने भाई बहनों को, कुछ सलाह जरूर देकर जाना चाहती हूँ। बहुत लोग ऐसे बड़े भी, मुझे लग रहा है कुछ बुजुर्ग भी शायद मेरी वीडियो देख रहे होंगे जो मुझे आशीर्वाद देते हैं। उनको भी एक छोटी बच्ची होने के नाते भी एक आग्रह आप सबसे करना चाहती हूँ कि देखिए, कुछ चीज़ें हम अपने एंड पे कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे समाज के, हमारे देश के और विश्व के काम आएगी। हम ये कतई ना सोचें कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हर व्यक्ति के हाथ में बहुत कुछ है। कुछ सलाह मैं आपको बाजारवाद से लड़ने के लिए देना चाहती हूँ, और जब हम छोटी 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 चीज़ों में वो करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं अंदर से सुकून मिलेगा कि हम समाज के और देश के कुछ काम आ रहे हैं, कुछ गिलहरी प्रयास कर पा रहे हैं। देखिए, एक तो बोला जाता है मिनिमलिज्म, यानी कि कम से कम चीज़ों में खुश रहना। हम अपने आसपास देखें कि पिछले एक साल में जो चीज़ें हमने इस्तेमाल नहीं करी हैं वो हमारे किसी काम की नहीं है, वो हमने ज़बरदस्ती जमा की हुई हैं। ज़रूरतमंद लोगों को वो चीज़ें दीजिए। अगर छोटी तरह से स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं बोलूँगी कि सोचिए कि अगले एक हफ्ते हमें अपने घर से कम 10 ऐसी चीज़ें निकालनी हैं जो हमने इस्तेमाल नहीं करी हैं, वो हम ज़रूरतमंद लोगों को डोनेट करेंगे। देन हमारे पास जो भी चीज़ें, हम उन क्वालिटी बढ़ाइए, क्वांटिटी मत बढ़ाइए कि ज़्यादा चीज़ें होने से कोई बहुत संपन्न नहीं दिखाई देंगे। हम चीज़ों की क्वालिटी अच्छी बढ़ाइए। हमारे पास जो भी चीज़ें हैं वो कम हो लेकिन अच्छी क्वालिटेटिव चीज़ें हों।
देन तीसरा मैं एक सलाह देना चाहती हूँ, प्रकृति से जुड़ें। वही हमारी भारतीय संस्कृति सिखाती है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा, यानी कि जिन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, इन्हीं 5 तत्वों से प्रकृति बनी है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। यही कारण है कि हम सूर्य नमस्कार करते हैं, हम उस फायर एलिमेंट को नमस्कार करते हैं जो हमारे अंदर भी है। खाना हजम करने के लिए भी हमें फायर एलिमेंट चाहिए होता है। और एक और कारण है, मैं आपको बताती हूँ, कि हम प्रकृति से जो दूर गए हैं उस कारण भी हमें चीजें दिखाई नहीं देती हैं। लोगों को चीज़ों को देखने की जो क्लैरिटी है, रैशनैलिटी है, सोचने समझने की जो क्षमता है, फैसला लेने की जो क्षमता है, चीज़ों को छोड़ने की जो क्षमता है, वो हमारी कहीं ना कहीं इस कारण भी ख़राब हो गई है कि हम प्रकृति से दूर चले गए हैं। हम लोग आखिरी बार मिट्टी में जाके कब खेले थे, हम नदियों में जंगलों में कब आखिरी बार प्रकृति के बीच में गए थे, किसी पेड़ को हमने आखिरी बार कब पकड़ के गले लगाया था, जानवरों के साथ हमने कब अच्छे से समय बिताया था। हम लोग प्रकृति से दूर चले गए हैं। इसी कारण इतनी समस्याएं बिल्कुल हमारी छाती पर सवार हो गई हैं, हमारे घरों के अंदर तक घुस गई हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही हैं क्योंकि हम अपने मूल स्वभाव से दूर चले गए हैं। जिस चीज से हम बने हैं, हम उन तत्वों से दूर चले गए हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, इन सब चीजों से जुड़िए, प्रकृति से जुड़िए। तो आपको किसी भी लीडर की या मोटिवेशनल वीडियोस की या किसी के बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको हर चीज खुद ही बहुत क्लैरिटी के साथ दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। एक सलाह मैं आपको बताना चाहती हूँ, डीक्लटरिंग करिए। डीक्लटरिंग मतलब क्लटर, घर का कबाड़, फालतू सामान प्लीज निकालिए, फेंकने वाली चीजें फेंकिए, डोनेट करने वाली चीजें डोनेट करिए। अपने आस पड़ोस में परिवार वालों को क्या दे सकते हैं दीजिए, रिश्ते भी अच्छे होंगे, खुद भी हल्का महसूस होगा, और हमारी जो एनर्जी चीज़ों को साफ करने में, संभालने में, लगाने में, बचाने में, कोई चुरा के ना ले जाए, इन सब चीज़ों में जो हमारी एनर्जी लगती है वो एनर्जी हमारी चैनलाइज होगी, सामान से निकल के, कंज्यूमरिज्म से निकलकर रियल लक्ष्य की ओर जाएगी। जो हमारा मकसद है, जो हमारी कॉलिंग है, जिसलिए हमें दुनिया में भेजा है परमेश्वर ने, उस तरफ हमारी एनर्जी जाएगी। और एक और सलाह मैं दूंगी, रिसाइकलिंग, जो हम भूल गए हैं, चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल करना। जब मैं छोटी थी तो कई बार हम देखा करते थे कि बड़े बच्चे के कपड़े छोटे बच्चे को पहनाए जाते थे। आजकल वो सब खत्म हो गया है। वो एक बहुत ही डाउन मार्केट चीज़ मानी जाती है कि नहीं नहीं, बच्चा नया पैदा हुआ है तो कपड़े भी नए आएंगे, और वो चीजें ही खत्म हो गई हैं। कजन्स में हम लोग आपस में कई बार कपड़े एक्सचेंज कर लिया करते थे, दोस्तों में कर लिया करते थे, किसी की कोई चीज पसंद आई वो लेकर पहन ली। तो प्लीज चीजों को रिसाइकिल करिए। चीज ये नहीं कि बस यूज एंड थ्रो, कि कोई चीज आपने बस इस्तेमाल करी और फेंकी और नहीं खरीदी। कुछ भी चीज हो, बहुत सारी चीजें हम जो फालतू की चीजें होती हैं उनसे बना सकते हैं घरों के इस्तेमाल के लिए। और कई बारी हम एक ही चीज़ को अलग अलग लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं एक छोटी सी टिप और देना चाहती हूँ, गार्बेज, जो हमारा कूड़ा होता है, अक्सर वो गलती मैं भी करती थी, लेकिन जब मैं चीज़ों को समझी तो मैंने उसको करना बंद किया कि कूड़ा जो हमारे घरों में होता है उसको हम एक ही डस्टबिन में डालते हैं। वो प्लीज़ नहीं करें, अलग अलग डस्टबिन में कूड़ा डालें। ड्राई वेस्ट अलग हो और वेट वेस्ट अलग हो। और उससे अक्सर कई बार ये होता है, हम पॉलिथीन में भी अलग अलग कर सकते हैं, ड्राई वेस्ट है ये, वेट वेस्ट है, क्योंकि जब वो प्रोसेस होता है कूड़ा तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिसाइकिल हो सकती हैं, दोबारा उनका उपयोग हो सकता है। और उसके लिए आपको मतलब बार बार प्रकृति का आप इमेजिन करिए, प्रकृति के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अगर हम सिर्फ ये सोचें हम इस्तेमाल करें फेंकें, इस्तेमाल करें और फेंकें, तो कहीं ना कहीं आके प्रकृति भी हाथ खड़े कर देगी। इवन पानी आप देखिए कि जो है, पहले जब मैं छोटी थी तो हैंडपंप में 3-4 फुट तक नीचे पानी आ जाता था। आज जब हम राष्ट्र जागरण अभियान में प्रवास करते हुए कानपुर पहुंचे तो वहां पता चला कि 300 फीट तक नीचे धरती में पानी नहीं है, सुखा चुके हैं हम धरती। पंजाब हम गए, वहां पता चला 600 फीट नीचे तक धरती में पानी नहीं है। मतलब पूरा नाश कर चुके हैं हम प्रकृति का। जो हम ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सारी समस्याएं देख रहे हैं, वो भी पूरे विश्व में केवल और केवल इसलिए हैं कि हम प्रकृति से दूर चले गए हैं। और पूरे विश्व को इन सभी समस्याओं का समाधान भी भारतीय संस्कृति ही दे सकती है। प्रकृति की ओर लौटना, बाजारवाद से दूर रहना, सिर्फ अपने आप को प्रकृति का विजेता ना समझना, अपने आप को प्रकृति का एक सहायक या सहयोगी या मित्र समझना,
ये सारी चीजें हम लोग ही पूरे विश्व को मशाल दिखा सकते हैं सारी समस्याओं से जूझने के लिए। लेकिन समस्या ये है कि दूसरों को तो तब दिखाएंगे जब खुद देखेंगे, अपने घरों में ही हम अक्सर ये चीजें नहीं देख पाते हैं। एक और लास्ट में सलाह आप लोगों को देना चाहती हूँ। अक्सर मुझसे मेरे भाई बहन ये पूछते हैं कि दीदी कोई अच्छी किताब बताइए पढ़ने के लिए। आज के विषय से रिलेटेड मैं एक अच्छी बुक आपको सजेस्ट करूंगी। ये मेरे गुरुजी ने ही सजेस्ट करी थी मुझे पढ़ने के लिए। ये किताब है When Corporations Rule the World, written by David C. Corton। मैं आपको एक बार दिखाऊंगी भी। इस किताब को ज़रूर आप लोग पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि विश्व में क्या चल रहा है और क्यों भारत को ये लोग अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं और हम किस तरह से अपने देश की मदद कर सकते हैं। इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा, मैं दिखाती हूँ। When Corporations Rule the World, written by David C. Corton। मुझे नहीं पता कि मैं इस कॉम्प्लिकेटेड विषय को किस हद तक आप लोगों को समझा पाई हूँ। एक छोटा सा गिलहरी प्रयास करने की कोशिश की है। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और राष्ट्र जागरण अभियान, जिस अभियान में हम भारत प्रवास पर निकले हैं, उस अभियान का एक नंबर है। वो नंबर मैं इस वीडियो में ज़रूर देना चाहती हूँ कि जो लोग भी इस अभियान से जुड़ना चाहें, क्योंकि एक बहुत ही हरक्यूलियन टास्क है ये। हम लोग भारत में हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में क्रेडिबल लीडरशिप ढूंढ रहे हैं। तो मैं अभी राष्ट्र जागरण अभियान का आपको नंबर भी बोलूंगी। जो लोग जुड़ना चाहते हैं अभियान से, कृपया इस नंबर पर मैसेज करिएगा, कॉल प्लीज मत करिएगा। अभी सब लोगों तक पहुंचने में थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐप बन जाए या कुछ इस तरह का कुछ टेक्निकल कुछ चीज़ें हो जाएं जो हम लोगों तक अप्रोच कर पाएं और स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज या विलेज वाइज अच्छे से टीम डिसाइड कर पाएं, लीडरशिप डिसाइड कर पाएं। उसमें थोड़ा समय लग रहा है। इस नंबर को प्लीज़ लेकर मैसेज ज़रूर करिएगा, 9717। अगर आप जुड़ना चाहें तो अभियान के साथ मैसेज ज़रूर करिएगा। नंबर है 9717008322। दोहराऊंगी, 9717008322। इस नंबर पर मैसेज करिएगा। व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेज दोनों चलेंगे। और अपनी वीडियो को ख़त्म करने से पहले फिर मैं अपने गुरुजी की एक स्टेटमेंट आप लोगों के सामने बोलना चाहती हूँ। मेरे गुरुजी कहते हैं कि देशभक्ति केवल भावना नहीं है। समझिएगा, देशभक्ति केवल भावना नहीं है, देशभक्ति जीवन व्यवहार है। दुनिया की कोई सरकार हमें हिंदू राष्ट्र नहीं दे सकती जब तक हम अपने व्यवहार में हिंदू ना बने। और हिंदू मतलब प्रकृति प्रेमी। भारतीय हिंदू संस्कृति खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं और भारत को भी चुनौतियों से जूझने में मदद करें। और ना ही सिर्फ भारत बल्कि विश्व जिन समस्याओं से जूझ रहा है उनका समाधान एक बार पुनः विश्व गुरु की तरह भारत की तरफ से ही आए। इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।